हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सामान्य हिंदी की रिवीजन क्लास का पार्ट 5। आज की वीडियो में आपको सामान्य हिंदी में जो पत्र लेखन से आपको पता है एक या दो क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। तो पत्र लेखन से महत्वपूर्ण जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ हमने स्पेशल वीडियो समाज कल्याण अधिकारी का जो एग्ज़ाम होना है 4-5 दिसंबर को, उसके लिए शुरू की थी। इससे पहले अगर 4 पार्ट आपने नहीं देखे तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सरकारी पत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, सरकारी पत्र जो आता है ये किसके अंतर्गत आता है, तो आप याद रखेंगे औपचारिक पत्र के अंतर्गत, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सुविधा की दृष्टि से जो है पत्रों को 2 वर्गों में रखा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, सुविधा की दृष्टि से जो है पत्रों को 2 वर्गों में रखा जाता है। एक होता है अनौपचारिक पत्र, ठीक है, और दूसरा होता है औपचारिक पत्र। ये दोनों, ठीक है, औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब देखिए, अनौपचारिक जो पत्र होता है, ठीक है, ये अनौपचारिक जो पत्र होता है इसके अंतर्गत जो है पारिवारिक जनों, सगे संबंधियों तथा मित्रों को लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, परिवारजन होते हैं और मित्र जो होते हैं वो सभी किस में आते हैं, अनौपचारिक पत्र में। और ये औपचारिक जो पत्र होता है गाइस, ठीक है, औपचारिक जो पत्र होता है, औपचारिक पत्र के अंतर्गत जो है देखिए सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी जो होते हैं, ठीक है, उन सभी को लिखा जाता है। तो आप याद रखेंगे सरकारी पत्र 2 तरह के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। दोनों को मैंने आपको बता दिया किन किन में इनका यूज़ होता है। अगला है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सरकारी पत्र। क्या कहा जाता है, सरकारी पत्र। ये को आप सोचेंगे कि इतने बड़े क्वेश्चन है, आप इसको ये कई तरह से पूछ सकता है कि राज्य सरकारों को कौन सा, राज्य सरकारों से संबंधित कौन सा पत्र है, या स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा कौन सा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। तो किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। अगला है, सरकारी पत्र लिखा जाता है। तो देखिए, सरकारी पत्र जो लिखे जाता है ये लिखे जाता है उत्तम पुरुष शैली में। किस में लिखा जाता है, उत्तम पुरुष शैली में, यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, सरकारी पत्र को प्रारंभ करते समय संबंधित अधिकारी को संबोधित किया जाता है। तो देखिए, जो सरकारी पत्र लिखा जाता है उसके प्रारंभ किस चीज़ से करते हैं, तो आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, तो महोदय से। क्या लिखते हैं सबसे पहले, महोदय से, ठीक है। अगला हो जाएगा, सरकारी या शासकीय पत्र के अधोलेख में लिखा जाता है। तो सरकारी या जो शासकीय पत्र होता है उसके जो अधोलेख में लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, भवदीय। क्या लिखा जाता है, भवदीय। अगला क्वेश्चन हो जाएगा गाइज, जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को ध्यान किसी विशेष विषय पर, ठीक है, विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता है तो इस स्थिति में जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं। एक बार और इसको पढ़ लीजिए, जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी विषय विशेष पर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता है तो इस स्थिति में जो पत्र लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है गाइज अर्ध सरकारी पत्र। क्या कहा जाता है उसको, अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गाइज, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। तो देखिए, जो अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र होता है उसका जो प्रारूप में जो प्रेषक का नाम होता है और पदनाम वो कहाँ पर लिखा जाता है, तो आप याद रखेंगे बाईं ओर शीर्ष पर, ठीक है, बाईं ओर शीर्ष पर लिखा जाता है। अगला है, अर्ध सरकारी पत्र में सामान्यतः संबोधन के रूप में लिखा जाता है। तो जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसमें सामान्यतः संबोधन के रूप में क्या लिखा जाता है, तो उसमें लिखा जाता है प्रिय। क्या लिखा जाता है उसमें, प्रिय। तो 8वीं का ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध सरकारी पत्र में मुख्य विषय का उल्लेख किया जाता है। तो देखिए, जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसमें मुख्य विषय का जो उल्लेख किया जाता है वो किया जाता है उत्तम पुरुष शैली में। किस में किया जाता है, उत्तम पुरुष शैली में। अगला है, अर्ध सरकारी पत्र की विषय वस्तु के बाद निम्नलिखित में से क्या लिखा जाता है। तो देखिए, जो अर्ध सरकारी पत्र होता है उसकी जो विषय वस्तु होती है उसके बाद में क्या लिखा जाता है, तो आप याद रखेंगे भवनिष्ठ। क्या लिखा जाता है, भवनिष्ठ। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
जब किसी विभाग या किसी कार्यालय आदि को भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आता है, तब उस विभाग या कार्यालय को पूर्व में भेजे गए पत्र का स्मरण कराए जाने के लिए जिस पत्र को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है स्मरण पत्र। क्या कहा जाता है उसको? स्मरण पत्र कहा जाता है। अब देखिए स्मरण पत्र को क्या कहा जाता है? अनुस्मारक। ठीक है, आपको अनुस्मारक मिल सकता है। क्यों? स्मरण पत्र को क्या कहा जाता है? स्मारक पत्र भी कहा जाता है। ये सामान्यतः जो है शासकीय पत्रों की तरह ही लिखा जाता है। पत्र में सबसे ऊपर प्रेषक होता है, फिर प्रेषक का पदनाम होता है, प्रसिद्धि का नाम होता है, फिर पत्रांक होता है, फिर दिनांक के पश्चात क्या लिखा जाता है इसमें? सेवा। ये जरूर आप पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, और महोदय संबोधन से प्रारंभ होकर भवदीय, ठीक है, भवदीय पर समाप्त किया जाता है। महोदय से शुरू और भवदीय से समाप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, नए पदों की स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, विभागीय या विभागोत्तर आदेशों, निर्देशों आदि की सूचना देने के लिए जो आदेश निर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो गाइज उसको कहा जाता है सरकारी आदेश। क्या कहा जाता है उसको? सरकारी आदेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरकारी आदेश में अधोलेख के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो सरकारी आदेश में जो अधोलेख के अंतर्गत यूज़ होता है वो किसका होता है गाइज? इनमें से तो किसी का नहीं होता है। ठीक है, इनमें से किसी का नहीं होता है। तो सरकारी आदेश में अधोलेख का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके आरंभ में कोई संबोधन भी नहीं होता है। पॉइंट लिख लेंगे कि सरकारी आदेशों में अधोलेख के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो सरकारी आदेश में अधोलेख का प्रयोग नहीं होता, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इसके प्रारंभ में कोई संबोधन भी नहीं होता है। ठीक है, संबोधन भी नहीं होता है। दोनों पॉइंटों को आप नोट कर लेंगे। अगला है, किसी कार्यालय विशेष में कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थायीकरण, स्थानांतरण, अवकाश स्वीकृति, अनुशासनिक कार्यवाही, कार्य विभाजन आदि के लिए निर्गत किए जाने वाले आदेश को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है गाइज कार्यालय आदेश। क्या कहा जाता है? कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश का प्रारूप जो है सरकारी आदेश की भांति ही होता है। इसमें संबोधन और अधोलेख का प्रयोग नहीं होता है। तो याद रखें, इसमें भी किसका प्रयोग नहीं होता है? ना ही संबोधन का और ना ही अधोलेखन का। ठीक है, दोनों पॉइंट यहाँ से नोट रखेंगे आप। अगला है, कार्यालय ज्ञापन जिसका प्रयोग एक विभाग से दूसरे विभाग तथा अपने संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के साथ होता है में अधोलेख के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसी का नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो कार्यालय ज्ञापन में जो अधोलेख, ठीक है, अधोलेख में जो समापन सूचक शब्द होते हैं जैसे भवदीय आदि का प्रयोग नहीं किया जाता, याद रखेंगे। ठीक है, खासकर याद रखेंगे। इसमें संबोधन सूचक शब्द जो है महोदय आदि का भी प्रयोग नहीं होता है, यानी भवदीय, ठीक है, और महोदय इन दोनों का ही प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला है, जब किसी वरिष्ठ अधिकारी को एक ही सूचना एक से अधिक अधीनस्थ अधिकारियों कार्यालयों को एक साथ भेजनी होती है तो प्रेषक अधिकारी जिस पत्र का प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? तो गाइज उसको कहा जाता है परिपत्र। क्या कहा जाता है उसको? परिपत्र कहा जाता है। अगला है, सरकारी गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए जो है प्रकाशित होने वाले आलेख को क्या कहते हैं? ध्यान से देखेंगे इसको। सरकारी गजट में जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित होने वाले आलेख को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है अधिसूचना। क्या कहा जाता है? अधिसूचना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है वो क्या कहलाता है गाइस? तो वो कहलाता है टिप्पण। क्या कहलाता है? टिप्पण कहलाता है। इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है। तो टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए, टिप्पण का जो मुख्य उद्देश्य होता है गाइज, ये होता है मामलों को नियमानुसार निपटाना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है टिप्पण का? मामलों को नियमानुसार निपटाना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिप्पण लेखन कितने प्रकार का होता है? तो देखिए, टिप्पण लेखन जो होता है गाइज, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो सहायक स्तर पर टिप्पण, ठीक है, याद रखेंगे, सहायक स्तर पर टिप्पण और आधिकारिक स्तर पर टिप्पण। तो दोनों आपसे पूछ सकता है कि टिप्पण लेखन कितने प्रकार का होता है, तो याद रखेंगे 2 प्रकार का होता है, सहायक स्तर पर टिप्पण और आधिकारिक स्तर पर टिप्पण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, टिप्पण लेखन होना चाहिए
तो टिप्पण लेखन जो है वो किस प्रकार का होना चाहिए? तो देखिए संक्षिप्त भी होना चाहिए, विषयसंगत भी होना चाहिए और क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी विशेषताओं वाला होना चाहिए। टिप्पण लिखा जाता है तो टिप्पण जो है किस किस मतलब किस में लिखा जाता है? तो आप याद रखेंगे ये लिखा जाता है अन्य पुरुष में। टिप्पण किस में लिखा जाता है? अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवश्यक कार्यवाही के लिए किए गए टिप्पण के बाद लिए गए निर्णय को संबंधित पक्ष तक पहुंचाने वाले पत्र का खाका या कच्चा रूप तैयार करना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? प्रारूपण। क्या कहलाता है? प्रारूपण कहलाता है। अगला है, प्रारूपण का संबंध है। तो देखिए प्रारूपण का जो संबंध होता है टिप्पण लेखन से होता है। ठीक है, किससे होता है? टिप्पण लेखन से होता है। अगला है, आवती का उत्तर देने के लिए तैयार पत्र का अनुमोदन किया जाता है। तो आवती का उत्तर देने के लिए जो तैयार पत्र का अनुमोदन किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? मतलब सॉरी, किसके द्वारा किया जाता है? आपत्ति का उत्तर देने के लिए तैयार पत्र का अनुमोदन किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? उच्च अधिकारी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? उच्च अधिकारी के द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नोट सीट निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त होती है? तो नोट सीट जो प्रयुक्त होती है गाइज, ये होती है प्रारूपण में। किसमें होती है? प्रारूपण में होती है। अगला है, प्रारूपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है? यानी असंगत आपने इसमें से छांटना है। तो देखिए प्रारूपण संक्षिप्त और सारगर्भित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रारूपण पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। प्रारूपण में लंबे और बोझिल वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है गाइस। ठीक है, तो बोझिल वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रारूपण लेखन के लिए हल्के हरे रंग का कागज प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। यानी इसमें सी वाला जो है वो गलत है गाइस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, संगठनों इत्यादि में घटित होने वाली विशेष घटनाओं, समारोह, निरीक्षण इत्यादि पर आधारित तैयार किया गया प्रमाणिक विवरण जो है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रतिवेदन। क्या कहलाता है? प्रतिवेदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी उत्पाद, प्रोडक्ट, ठीक है, किसी भी उत्पाद, किसी भी विचार अथवा सेवा को बेचने या प्रचारित तथा प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त मुद्रित अथवा मौखिक साधन कहलाता है। तो क्या कहलाता है गाइज ये? तो ये कहलाता है विज्ञापन। क्या कहलाता है? विज्ञापन कहलाता है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, बैठक में उपयुक्त व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण जो है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कार्यव्रत। क्या कहलाता है? कार्यव्रत। तो गाइज ये थे पत्र लेखन से 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम वीडियो समाज कल्याण अधिकारी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें ताकि आप किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।